As I said that UGC नेट एग्ज़ाम इज़ इसको कहते हैं कि नेट इज़ जस्ट द फुल फॉर्म itself says that national eligibility test. That means you are eligible to get yourself into this assistant professor. आप उसके लिए अपने लिए डोर्स ओपन करते हो. जो हमारे लिए डोर्स बंद रहते हैं वो बेसिकली एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद यू हैव डोर्स. लाइक आप एपी बनने के लिए आप एलिजिबल हो. पहली बात. दूसरी बात ये है कि ये कोई गारंटी नहीं देता कि अगर आपने कई लोगों को लगता है कि मैंने नेट निकाल लिया तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट के अलावा भी बहुत सारे और क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे और रूल्स होते हैं, बहुत सारे और एलिजिबिलिटीज़ होते हैं. जैसे कि आपका पीएचडी होना. अगर आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है. पहला, आपके रिसर्च पेपर्स जो हैं अच्छे जर्नल्स में छपे हों तो आपको प्रायोरिटी मिलती है. आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अच्छा खासा है टीचिंग में, आपने कुछ कॉन्क्रीट किया हो और उसका कुछ बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव निकला हो तो आपको प्रायोरिटी मिलती है. तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऐड ऑन करती हैं आपको एपी बनाने के लिए. और इसके अलावा भी यही है कि जहाँ डोर्स खुलते हैं वो ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होते हैं. जो डोर्स खुलते हैं उसके लिए आप एज ए रिसर्चर पीएचडी करने के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स में आप ट्राई कर सकते हैं. एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो लोग नेट क्वालिफाइड रहते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड रहते हैं. उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना पड़ता है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एटलीस्ट आप एक बहुत बड़े पायदान से निकल, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिया है. तो देयर इज़ नो नीड कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं अगर आपके पास नेट है और आप डायरेक्टली सिर्फ इंटरव्यू देने जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर आपका चयन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. और उसके अलावा भी देर आर अदर PSUs जैसे कि ONGC है, बहुत सारे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स, इनके भी पब्लिक रिलेशन के पोजीशंस निकलते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. नॉट इवन जस्ट ONGC, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है. और भी जगह हैं जहाँ पर आपको, बट यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. कहाँ कहाँ पे आपको स्कॉट करते रहना होगा वेबसाइट्स पे और भी जगहों पे कि क्या नए वैकेंसीज आ रहे हैं और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर दिस एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पर channels हैं. For paper 1 you will get n number of videos related to it. Subject wise भी you have lot of lectures जो बहुत टाइम पहले अवेलेबल नहीं थे. So now since there are n number of videos, तो अब क्या हो गया ना कि उसके एग्ज़ाम का जो लेवल भी है वो बहुत हाई हो गया है, बिकॉज ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं. और जब ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो कट ऑफ है और उसका जो ये है वो हाई होगा ही. तो ये है इसका सबसे बड़ा ये तो. बट इसके लिए यू हैव टू वेरी कॉम्पिटिटिव. आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत इंटैक्ट होना चाहिए. और अभी रिसेंटली जो जून का एग्ज़ाम हुआ और वो कैंसिल भी हो गया, तो उसके कैंसिल के पीछे का रीज़न क्या था. अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई. सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में एक ज़रा सी जो न्यूज़ मुझे पता चली कि वो यही था कि ऐसे कुछ इरेगुलरिटीज़ नहीं हुए थे. बट अभी भी उन्होंने अपने सारे फाइंडिंग्स जो हैं वो शायद अभी भी पूरा सबमिट करना बाकी है. हाउएवर एक PIL भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया था री एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि उस पर एक हियरिंग हुई थी रिसेंटली. उसकी हियरिंग का एक ये भी आया कि री एग्ज़ाम पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा है कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को फिर से मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं वो फिर से एग्ज़ाम देना. और बहुत लोगों ने बहुत दूर दूर से आए और उन्होंने एग्ज़ाम दिया और फिर उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया. तो इसके लिए एक हियरिंग हुई. उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर नहीं किया है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. हालांकि जो हियरिंग थी उसमें ये ज़रूर हो गया है कि जो री एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बात हो रही थी वो अब कुछ हद तक ये पता चला कि वो शायद कैंसिल नहीं होगा. यानी कि आपका री एग्ज़ाम जो डेट डिसाइड किया हुआ है अगस्त लास्ट टू सितंबर फर्स्ट वीक के बीच में वो एग्ज़ाम होगा. अब तक का तो यही जजमेंट है. आगे हो सकता है, वो कह रहे हैं कि वाई द पेरेंट्स एसोसिएशन हैज़ कम. अगर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है तो स्टूडेंट्स को आना चाहिए और स्टूडेंट्स को आकर अपने जो भी मुद्दे हैं वो खुद शेयर करना चाहिए फेस टू फेस.
पेरेंट्स को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अब कोई स्टूडेंट एसोसिएशन इस चीज़ पर कोई कार्रवाई करता है तो शायद हो सकता है फिर से स्टे लगे और फिर से एक नया फैसला आए, पर जो लास्ट हियरिंग का जो डिसीजन है वो यही बता रहा है कि री एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहा है। और इसीलिए एग्ज़ाम तैयारी अच्छे से कीजिए। और एक और चीज़ कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, तो एक तो जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। जून का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया है और री एग्ज़ाम होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं, ये साइकिल चेंज हो जाएगी। अगले साल साइकिल जून की रहेगी और दिसंबर की रहेगी, अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस ना हो। तो ये आई थिंक पहली बार, कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी साइकिल में चेंज आया, अदरवाइज़ ये जून और दिसंबर में ही इस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसीलिए अगर इस बार अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो गेट योर सेल्फ फुल्ली प्रिपेयर फॉर द दिसंबर्स एग्ज़ाम, क्योंकि वो भी अब बहुत समय नहीं है, इट्स ऑलरेडी अगस्त। और अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 ही इतना वास्ट है कि आपको उसकी तैयारी में एटलीस्ट 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। और पेपर 2 की तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो उसमें भी आपको 2 महीने लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हाई है। जबकि इस बार जो जून का एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, कि इस बार के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का लेवल इट वाज ईजी टू मॉडरेट में आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। जबकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई थी, इस बार की डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट थी। सब्जेक्ट वाइज मैं मास कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर का लेवल इट वाज ईजी टू मॉडरेट, बट पेपर 1 का लेवल वाज हाई, इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो जहाँ पे तैयारी ज़्यादा करनी है वो है आपके पेपर 1, और पेपर 2 की तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों मार्क्स को ऐड कर कर आपका 300 नंबर को ऐड मतलब 300 मार्क्स को के एग्ज़ाम में एटलीस्ट आपको 40% सिक्योर करना है। वो भी 40% में कई बार लोग करते हैं, बट कट ऑफ का जो लिस्ट आता है आप ये समझ के चलिए कि आपको 65 to 70% मार्क्स आपको लाने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग JRF, इफ़ यू आर टारगेटिंग नेट, देन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 65% to 70% मार्क्स सिक्योर करने हैं, तभी आपका दोनों में से कोई एक निकल पाएगा। जबकि हर साल की कट ऑफ्स अलग अलग होते हैं, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ जस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा।